हेलो स्टूडेंट्स, लिक्विड सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 16। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड टाइप का डिस्कशन सबसे लास्ट में किया था कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाते हैं, है ना, अगर फ्रीजिंग पॉइंट से हम किसी भी सॉल्यूशन के टेम्परेचर को कम कर लेते हैं तो भी सॉल्यूशन पूरा फ्रीज नहीं होता और इसके कारण कुछ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। तो मैंने डिस्कशन किया था कि जो टेम्परेचर आप सिस्टम को प्रोवाइड करोगे वही टेम्परेचर आपके सिस्टम का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसको और बेहतरीन तरीके से क्लियर किया जा सकता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके। तो अब आपको इस सेक्शन का न्यूमेरिकल सीआरक्यू से सॉल्व करना है। वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 27। आइए क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और बेहतरीन तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। सीधा क्वेश्चन, कैलकुलेट the amount of ice that separate out on cooling containing 50 gram of ethylene glycol in 200 gram of water to minus 9.3 degree centigrade। आपको KF वाटर का 1.86 दिया हुआ है। जरा ध्यान से देख क्वेश्चन क्या कहना क्या है। इथिलीन ग्लाइकोल इट्स अ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, इसको वाटर में ऐड किया गया है, सॉल्यूशन हमारे पास है और टेम्परेचर को कम करके माइनस 9.3 डिग्री कर दिया। अब जब टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्वेंट फ्रीज आउट तो होगा, वही तो डिस्कशन अभी हमने करा है। क्वेश्चन का कहना है कि कितना सॉल्वेंट फ्रीज आउट होगा यही डिसाइड करो, कितना सॉल्वेंट यहां पे फ्रीज होगा ये डिसाइड करने की बात है। तो चलिए डिसाइड करना शुरू करते हैं, इसको ध्यान से देखना है। देखो क्या हो सकता है। सी व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 27। सबसे पहले आपको डेटा करेक्शन यहां पे करना चाहिए। जो सॉल्यूट का मास आपको दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू कितना भाई, 50 ग्राम। इथिलीन ग्लाइकोल के बारे में आपको शायद मालूम होगा, ये होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। अगर इसके मोलर मास की बात करेंगे, सोचो इसका मोलर मास कितना होगा, सोच के देखो क्या हो सकता है। 17 इंटू 2 34 और जो CH2 होता है ये बेसिकली 14 होता है, तो 34 प्लस 28 62। तो जो सॉल्यूट का मोलर मास यहां पर है दिस इज इक्वल टू 62। ओके, जो सॉल्वेंट इनिशियली आपको दिया है W1 इनिशियल, ध्यान से जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज आगे करेंगे तो कुछ ना कुछ सॉल्वेंट तो फ्रीज आउट होगा ना। तो फिलहाल जो सॉल्वेंट का मास आपको दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 200 ग्राम। इसमें से कुछ पार्ट यहां पे फ्रीज आउट होगा, कितना फ्रीज होगा यही तो कैलकुलेट करना है। इस पूरे प्रोसेस में जो आइस सेपरेट होगा उसका मास कैलकुलेट करने की बात है। तो मान लो सेपरेटेड आइस का मास यहां पर क्या ले सकते हैं, सपोज कर x ग्राम। तो सोचो अगर x ग्राम आइस का सेपरेशन हो गया, x ही तो कैलकुलेट करना है। अगर x ग्राम आइस का सेपरेशन हो गया तो जो आपका W1 फाइनल होगा, सोच के देखो, जो आपका फाइनल सॉल्वेंट का मास होगा मस्ट बी इक्वल टू 200 माइनस x ग्राम। जो आपका यहां पे फाइनल सॉल्वेंट का मास आएगा मस्ट बी 200 माइनस x ग्राम। और वो कब आएगा, जब हम टेम्परेचर को माइनस 9.3 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेंगे। अब जैसे मैंने बोला, मैंने ये बात आपको बताई कि जो टेम्परेचर हम सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं वही टेम्परेचर आपके सिस्टम का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है ना। तो TF का डेटा यहां पर होगा माइनस 9.3 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचिए अगर TF आपका माइनस 9.3 डिग्री है तो डेल्टा TF का डेटा यहां पर क्या, सोच के देखना, जीरो में से इतना नीचे जाएंगे तो जीरो में से अगर इसको माइनस करते हैं तो बड़ी आसानी से कहा जा सकता है डेल्टा TF इज इक्वल टू 9.3 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना समझ गए। मतलब जब टेम्परेचर इतना होगा फ्रीजिंग पॉइंट का ना, तो जो सॉल्वेंट का फाइनल मास होगा वो इतने के बराबर होगा। सॉल्यूट यहां पर अनअफेक्टेड है, सॉल्यूट को फर्क नहीं पड़ने वाला। और हमारा टास्क यहां पे सेपरेटेड आइस का मास कैलकुलेट करना है। हमारा टास्क यहां पे x को कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अगर यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वी कैन गेट डेल्टा TF इज इक्वल टू, पॉसिबल होगा KF मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी। ऐसा हो सकता है। नाउ दिस इंप्लाइज दैट, ध्यान से देखना है, जो आपका डेल्टा TF होगा उसको लिखा जा सकता है KF इंटू मोलैरिटी का मतलब N2 अपॉन W1 ना, चूंकि इस पूरे न्यूमेरिकल में W1 ग्राम्स में है तो हम इसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 भी करेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सवाल यह है
ये W1 होगा कौन सा, इनिशियल या फाइनल वाला, क्या लगता है तुम्हें? फाइनल वाला ना। जब टेम्परेचर को हमने इतना डिक्रीज कर दिया है और डेल्टा TF काफी ज्यादा कर दिया है, कुछ सॉल्वेंट यहां पे फ्रीज आउट तो होगा ही होगा। मतलब जिस सॉल्वेंट के मास की यहां पे हम बात करेंगे, वो जो मास होगा वो फाइनल मास होगा, ना कि इनिशियल मास होगा, सॉल्वेंट होगा। तो सोच के देखिए। अब इसके बाद इसमें डेटा पुट करेंगे और आंसर कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं क्या हो सकता है। जो डेल्टा TF है, दिस इज 9.3 इज इक्वल टू, जो आपका KF का डेटा आपको दिया है 1.86 मल्टीप्लाइड बाय N2 का मतलब सॉल्यूट का मास बाय मोलर मास। सॉल्यूट का मास आपका 50 ग्राम है, मोलर मास इज इक्वल टू 62 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट फाइनल। तो जो आपका W1 फाइनल है एक्सप्रेशन, तो इसका भी 200 माइनस एक्स लिख सकते हैं ना। तो जो आपका यहां पे W1 फाइनल होगा, दिस इज इक्वल टू लेट्स से 200 माइनस एक्स ग्राम, ऐसा हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है ना। उसके बाद आपको नेसेसरी कैलकुलेशंस करके एक्स कैलकुलेट करना है, तो जस्ट सेपरेट 200 माइनस एक्स। सबसे पहले 200 माइनस एक्स का सेपरेशन कर लेते हैं ना। तो जब ऐसा करेंगे, सोचो क्या रिजल्ट आएगा, 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 50 अपॉन 62 इंटू इसको लिख सकते हैं 1000 अपॉन वी कैन राइट 9.3, ऐसा कुछ करोगे। मतलब अगर हम यहां पर x कैलकुलेट करना चाहते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 200 माइनस 1.86 इंटू 50 अपॉन 62 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन 9.3। यहां से x कैलकुलेट करने के बारे में सोचना है, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। .86 into 50 into 1000 divided by 62 divided by 9.3। The answer is 38.7 ग्राम। जो x का डेटा यहां पर होगा, दिस इक्वल्स टू 38.7 ग्राम, और अब ये फाइनल हो गया। तो बस यहां पे कुछ ट्रिक्स आपको याद कर लेने हैं कि जो टेम्परेचर हम सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे, आपका इक्विलिब्रियम उसी टेम्परेचर पे आएगा। आपका इक्विलिब्रियम उसी टेम्परेचर पे आने का मतलब है कि वही पर्टिकुलर टेम्परेचर आपके सिस्टम का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो जैसे यहां पे टेम्परेचर हमने -9.3 डिग्री अप्लाई किया था ना, तो यही टेम्परेचर में फ्रीजिंग पॉइंट भी हो जाएगा। अब 0 से इतना नीचे जाएंगे, 0 में से अगर इसको माइनस करेंगे, डेटा इज 9.3। और सबसे स्ट्राइकिंग बात, जो मास आपको सॉल्वेंट का पहले दिया है उसको यहां पे एक्सप्रेशन में अप्लाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि जब टेम्परेचर इतना करोगे, कुछ सॉल्वेंट का फ्रीजिंग आउट होना पॉसिबल हो ही जाएगा। तो हम यहां पे सॉल्वेंट के फाइनल मास को पुट करेंगे, सॉल्यूट का मास लेकिन यहां पे अनअफेक्टेड रहेगा। हम यहां पे सॉल्वेंट के फाइनल मास को पुट करेंगे, इस तरीके से एक्स कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। आंसर इज 38.7 ग्राम। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट करिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के बाद अगला डिस्कशन आपको लास्ट वाले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का करना है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का डिस्कशन करने से पहले कुछ टर्म्स आपको यहां पे समझने पड़ेंगे, कुछ डेफिनेशन आपको यहां पे डिसाइड करना पड़ेगा, तब जाके इसको क्लियर करना पॉसिबल हो सकता है। तो पहले के दो टर्म्स है जो कि मैंने बोर्ड पे, जिसका डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, एंड दोस टर्म्स आर कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको हम SPM से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगला टर्म ऑस्मोसिस। ऑब्वियस सी बात है, ऑस्मोटिक प्रेशर की जब बात है तो ऑस्मोसिस का डिस्कशन तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं SPM से कि SPM क्या होता है। देखो, इट्स अ मेम्ब्रेन, ये एक मेम्ब्रेन है जिससे केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल पास हो सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स उसको क्रॉस करके दूसरी साइड नहीं जा सकते। आई रिपीट, एक ऐसा मेम्ब्रेन जिससे केवल सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल पास हो सकता है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकता, वैसे मेम्ब्रेन को हमेशा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एक फैक्चुअल बात है, इसको सीधे आपको याद कर लेना है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसकी बात हम आगे करेंगे। नाउ
द नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, ऑस्मोसिस। ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर आपको अच्छे से समझना है तो ऑस्मोसिस का डिस्कशन, ऑस्मोसिस तो समझना ही पड़ेगा। सी व्हाट इज ऑस्मोसिस। चलिए डेफिनेशन भी छोड़ते हैं और इसको हम आगे पहले डायग्रामेटिकली इसको डील करते हैं, तब जाके डेफिनेशन खुद ब खुद इलेबोरेट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। देखो, ऑस्मोसिस को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वही मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। जैसे मान लो वी हैव दिस वेसल, एक वेसल यहां पे हमने इस तरीके से एज्यूम कर लिया। इस वेसल को हमें एक बाइफर्केशन देना है, इस वेसल को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है और जो डिवाइडिंग वॉल होगा दिस इज कंपोज्ड ऑफ एसपीएम। मैंने सोचा कि ये जो वॉल यहां पे है दिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो वॉल यहां पे है दिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब देखिए, दो कंपार्टमेंट्स का फॉर्मेशन यहां पे करना पॉसिबल हो गया थ्रू एसपीएम। अब देख आगे क्या करेंगे। जैसे मान लो देयर इज अ सॉल्यूशन present in this compartment and another solution is present in this second compartment। जैसा मैंने सोचा ये हमारा कंपार्टमेंट 1 है और ये हमारा कंपार्टमेंट 2 है जो कि एक एसपीएम से सेपरेटेड है। नाउ मान लो इस कंपार्टमेंट 1 में हमने सॉल्यूशन 1 पुट करा है और जो कंपार्टमेंट 2 है वहां पे हमने सॉल्यूशन 2 पुट कर दिया। सपोज करो जो सॉल्यूशन 1 का मोलर कंसंट्रेशन है दिस इक्वल्स टू C1 और जो सॉल्यूशन 2 का मोलर कंसंट्रेशन है दिस इक्वल्स टू C2, राइट। और एक कंडीशन यहां पे सोचते हैं, मैंने कंडीशन सोचा है कि C1 के रिस्पेक्ट में यहां पे मान लो C2 ग्रेटर है, C1 के रिस्पेक्ट में C2 ग्रेटर है। ऐसे हमें सोच के आगे प्रोसीड करना है। थोड़ा सा आपको ध्यान से इसको डील करना पड़ेगा। देखिए, ध्यान से देखना, लेफ्ट वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी लेस है, राइट वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी ज्यादा है और बीचों बीच यहां पे एसपीएम लगा हुआ है जिससे केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल पास हो सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल पास बिल्कुल नहीं हो सकते। ओके, नाउ सी व्हाट हैपेंस। देखो इसमें होता क्या है, जो मोलैरिटी है वो एक्चुअल में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है ना। हम सॉल्यूट के मोल्स कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। मोलैरिटी मतलब क्या, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन। लेकिन मैं आपको बता दूं किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स पॉसिबल होते हैं ना, वन इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड अदर इज कॉल्ड सॉल्वेंट। बात को समझिएगा, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन मोलैरिटी है। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हम निकालते हैं ना, हमने लिक्विड, हमने जब स्टोइकियोमेट्री पढ़ा था मोलैरिटी में हमने सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करा था, सॉल्वेंट का कैलकुलेट नहीं किया था। देख भाई, कंसंट्रेशन इज ए जनरल टर्म, जनरल टर्म का मतलब मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। सोच के देखो, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हम निकालते हैं लेकिन सॉल्वेंट का भी तो कंसंट्रेशन कैलकुलेट किया जा सकता है ना। हम सॉल्वेंट का भी मोल्स 1 लीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली अगर बात करें तो दो कंसंट्रेशन हमारे पास अब आएंगे। हम दो कंसंट्रेशन की बात लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में कर सकते हैं। एक कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट का और दूसरा कंसंट्रेशन होगा सॉल्वेंट का। क्योंकि यहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का पासेज अलाउड है थ्रू एसपीएम ना, तो हम यहां पे सॉल्वेंट कंसंट्रेशन के बारे में सोचेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करके हमें आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। तो जरा ध्यान से देखने की रिक्वायरमेंट है। ऐसा सोचो, लेफ्ट वाले सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन 1 में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लेस है, मतलब गिवन वॉल्यूम में सॉल्यूट के लेस मोल्स अवेलेबल है। तो सोच के देखो, यहां पे जो सॉल्वेंट का मोल्स का नंबर होगा थोड़ा सा फिर ज्यादा होगा। अगर हमारे पास यूनिट वॉल्यूम है उसमें सॉल्यूट थोड़ा सा ही है तो समझो सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। राइट वाले सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो सोचिए, यूनिट वॉल्यूम में अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सॉल्वेंट का तो कंसंट्रेशन कम ही होगा। मतलब साफ कहा जा सकता है कि अगर कहीं पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाइयर है तो समझो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लेस है। अगर कहीं पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लेस है तो समझो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। मतलब कि यूनिट वॉल्यूम में इस वाली साइड में सॉल्यूट के ज्यादा कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगा और यहां पे जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा वो इसके रेस्पेक्ट में लेस होगा। और जैसे आपको मालूम है कि मैटर का नेट मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन, ध्यान रहे, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन यहां पर है ज्यादा।
सॉल्वेंट कंसंट्रेशन यहां पर क्या है, लेस। मैं फाइनली रिपीट कर रहा हूं, हम सॉल्यूट कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूट का पासेज यहां पे अलाउड नहीं है। हम सॉल्वेंट कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन वहां पे ज्यादा होगा जहां पे मोलैरिटी लेस आएगी, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन वहां पे कम होगा जहां पे सॉल्यूट की मोलैरिटी ज्यादा होगी। तो इधर सॉल्वेंट का हाई कंसंट्रेशन है, इधर सॉल्वेंट का लेस कंसंट्रेशन है। इसका मतलब है कि जो सॉल्वेंट का पार्टिकल्स का नेट मोमेंट होगा ये कंपार्टमेंट 1 से 2 की तरफ होगा। तो यही बात, अगर दो सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है जिसकी मोलैरिटीज डिफरेंट है, बीचों बीच हमने यहां पे एसपीएम लगा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है जो सॉल्यूशन का, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा वो लेस मोलैरिटी टू हाई मोलैरिटी हो जाएगा, क्योंकि जहां पे मोलैरिटी लेस होती है वहां पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, जहां पे मोलैरिटी हाई होती है वहां पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होता है। तो कहने का मतलब सिंपल सा है। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन कहता है द नेट मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। कहने का मतलब वही है कि भाई जिसकी मोलैरिटी कम है ना, उधर से सॉल्वेंट उस साइड जाएगा जिसकी मोलैरिटी ज्यादा है। रीजन मैंने समझा दिया। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। अब एक चीज और जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, मेरा सवाल यह है कि क्या ये ऑस्मोसिस प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम तक होगा कि कुछ वक्त के बाद ये मामला जो है वो स्टॉप हो जाएगा या इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए? सोचते हैं। देखो भाई, जब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स इधर से इधर पास होगा, ये पासेस तो होगा तभी तो ऑस्मोसिस आएगा। ऑस्मोसिस के कारण से जब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल लेफ्ट टू राइट मूव करेगा ना, तो फिर से क्या होगा? सोचो, इधर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होने लगेगा, इधर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ने लगेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जहां पे दोनों साइड सॉल्वेंट कंसंट्रेशन सेम हो जाएंगे, और उस समय जितना पासेज लेफ्ट टू राइट होगा उतना ही पासेज राइट टू लेफ्ट होगा सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा और आपको फील होगा कि ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया है। तो आफ्टर सम टाइम जब दोनों साइड कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, और उसके बाद ऑस्मोसिस आपको लगता है रुक गया। रुकता नहीं है, लेकिन सॉल्वेंट का जो नेट मूवमेंट है वो बंद हो जाता है। मतलब कि जितना सॉल्वेंट का पार्टिकल उस समय 1 से 2 में शिफ्ट करेगा उतना ही 2 से 1 में शिफ्ट करेगा गिवन टाइम इंटरवल में। तो मैं इसी बात को नोट करके लेक्चर को कंप्लीट करता हूं। सो द पॉइंट इज, आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ वक्त के बाद कंसंट्रेशन on both sides becomes the same. Concentration on both sides becomes the same, and net movement of solvent through SPM becomes 0। और इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं फाइनल लाइन कहता चलूं। ऑस्मोसिस में लेस मोलैरिटी टू हायर मोलैरिटी सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका रीजन है कि जहां पे मोलैरिटी कम होगी वहां पे सॉल्वेंट ज्यादा होगा, जहां पे मोलैरिटी ज्यादा होगी वहां पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, और मैटर का मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। और यहां पे कंसंट्रेशन का मतलब सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन है, तो आपका सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से इधर मूव करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। एंड दिस इज लेक्चर नंबर 16।